साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी कस्ट में। साथियों, जैसा कि आप देख सकोगे, हमने कल रात को आपको एक सेशन साझा किया था जिसमें नेपाल में हुए प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी। वो प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे बहुत उग्र होते चले गए हैं। संसद में घुसने की तस्वीरें हमने कल साझा की थी, लेकिन संसद में आग लगाने की तस्वीरें आज निकल कर आ रही है। जैसा की संसद के अंदर निकलती हुई ये आग आपके सामने आप इमेज के थ्रू देख सकोगे। संसद की इमारत में चढ़े हुए लोग आपके सामने हो। नेपाल के अंदर नेपाल के एनर्जी मिनिस्टर के घर के बाहर उग्र भीड़ आपके सामने देख सकेंगे। आप घर पर लगती हुई आग तस्वीरों में है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में आग की तस्वीरें आपके सामने दिखेंगी। राष्ट्रपति भवन में आग की तस्वीरें, मतलब हर तरफ आग फैली हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़कर पीटती हुई जनता, ये आप देख सकेंगे। नेपाल के अंदर राजनेताओं को, मंत्रियों को ढूंढ ढूंढ कर पीटा गया। बड़ी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। जैसा कि कल रात को हमने आपको सेशन दिया था, जैसा कि सलोनी कस्ट में आप देख सकोगे, उसमें बताया गया था कि अमेरिकी कंपनियों को बैन करने के विरोध में नेपाल में प्रोटेस्ट उठ खड़ा हुआ था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि कैसे करप्शन के अगेंस्ट नेपाल के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं राजनेताओं के करप्शन की वजह से। तंग आए हैं बच्चों का ये मानना था। जैसे की जनरेशन, जैसे की 20 या कहें कि जनरेशन है तो भाई बड़ी जनरेशन ही होगी। सोशल मीडिया पर ना आने देने की वजह से, सोशल मीडिया को ही बैन कर देने की वजह से, ये इसी के चलते इसमें आपको जानकारी दी जा रही है कि नेपाल में प्रोटेस्ट सरकार गिरा कर मानेगा। 16 घंटे पहले ये हम आपको बता दें कि आज के जैसे कि सेशन में हम आपको बताया, फिलहाल ये नेपाल की सरकार गिर चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री भाग गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि कहाँ भाग गए हैं, यहाँ से उठ करके किसी देश में शरण लिए हैं या फिर निवास से लेकर किसी मतलब सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, या अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। हालांकि मीडिया में क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ से निकलकर ये दुबई भागे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बांग्लादेश में हुए प्रदर्शनों ने शेख हसीना उठकर निकली थी और भारत में लैंड हुई थी। फिलहाल केपी ओली के लैंड होने की खबर नहीं है, सुरक्षित स्थान पर जाने की खबर है, या तो शाम तक ये खबर शायद आ सके और अपडेट आए कुछ। देखिए, शरण ले लिए या फिर फिलहाल यही माना जाए कि कहीं सुरक्षित चले गए हैं। फिलहाल आपको इतना पता है कि केपी शर्मा ओली निकल चुके हैं, सत्ता से इस्तीफा दे चुके हैं, सरकार पलट दी गई है। राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने वाले केपी शर्मा ओली का ये संदेश रहा है। ये है ओली, उन्होंने कल तक ये कहा था कि जो हम झुकने वाले नहीं है, प्रोटेस्टर की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। देखते ही गोली मारने का आदेश देने के लिए केपी शर्मा ओली एक दिन भी पूरी तरह टिक नहीं पाए वहां। और जिस के जैसे कि आगे 18 से 25 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनके प्रदर्शनों और उनके विरोध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिए। साथ ही इस विरोध में लगभग 19 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में प्रोटेस्टर के अंदर घायल होने वालों की संख्या बढ़ गई है। जैसे कि और इसी पूरी घटनाक्रम में हम आपको बताएं विस्तार में कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्योंकि काठमांडू एयरपोर्ट पर प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आ रही फ्लाइट्स को तो आने दिया जा रहा है, उसने उतरने वाली फ्लाइट्स को जैसा की बात करें चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ के फ्लाइट्स बाहर नहीं जा पा रही, उतर सकते हैं लेकिन जा नहीं पा रही बाहर। फिलहाल के लिए ये सुर्खियों पर आपको एक चेहरा दिखेगा। सारे घटनाक्रम को जैसा की बात करें, इसका मैटर क्या है, कल से लेकर आज की स्थिति को हम लोग एक एक करके समझेंगे पूरे डिटेल में। के खिलाफ यहाँ पर बैन लगाया था। नेपाल में प्रोटेस्ट हुए क्योंकि इन्होंने कंपनियों को बंद किया था। फेसबुक समेत 26 कंपनियों को जब बैन किया तो यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुए तो इतने तीव्र हो गए, इतने ज्यादा गुस्से में हो गए वहाँ के लोग, इस्तीफे देने की नौबत आ गई मंत्रियों की, जिस पर हमने आपको पहले सेशन दे भी दिया है कि वो पर क्या हुआ था, किस वजह से बैन हुए थे, क्या मैटर था। करप्शन के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल का जो प्रोटेस्ट था वो यूथ के द्वारा हो रहा है। यूथ अगेंस्ट करप्शन के नाम से किया जा रहा था। शुरुआत की जो चिंगारी थी वो सोशल मीडिया बैन करने पर उग्र हुई है, जैसा कि उग्र हुई थी। असल में क्या था कि नेपाल के अंदर सोशल मीडिया को बैन करने का सरकारी फरमान जारी हो गया था। कहा गया था कि नेपाल के अंदर फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब ये नहीं चलेंगे। छात्रों का कहना था कि ये आप लोग इसलिए बैन कर रहे हैं ताकि आपके काले कारनामे बाहर ना आ सके। आपको मैंने कल भी सेशन में बताया था कि सोशल मीडिया इन दिनों सरकार से इतना रेगुलेटेड नहीं रहता जितना कि प्रिंट मीडिया या फिर जो डिजिटल मीडिया आप देखते हैं, या फिर जो जैसा कि आप समझो कि ऑनलाइन वाला मैटर होता है। मतलब सरकारी मीडिया जो आप देखते हैं, सरकार उनके ऊपर तमाम प्रकार के रेगुलेशन करती है, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसमें लोग अपनी राय रखने के लिए, अगर प्रभावित पक्ष है तो उसका वीडियो बनाने के लिए ज्यादा फ्री रहते हैं और ऐसे में उनकी फ्रीडम सही मायने में वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी दे पाती। नेपाल में भी यही हुआ। जो यूथ था वो करप्शन के खिलाफ काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन सरकार को अपने खिलाफ होते हुए प्रदर्शनों को रोकने के लिए बजाय
उन प्रोटेस्टर के पोस्ट पर कोई प्रतिक्रिया देनी थी तो उन्होंने बैन ही कर दिया कि जब ये स्थानीय नहीं रहेगा, जिस क्षेत्र से ये लोग प्रदर्शन कर सकते हैं वो जगह ही नहीं रहेगी तो प्रदर्शन हमारे खिलाफ कैसे करेंगे होंगे। लेकिन जनता इस बात के लिए बहुत जैसे कि अच्छे से सजग थी, क्योंकि आपको करप्शन की जानकारी पब्लिक में नहीं आने देनी है, इसलिए आप हमारे प्लेटफॉर्म को बैन कर रहे हैं। आइए आप खुल करके सड़कों पर उतरते हैं हम लोग और आपको बताते हैं कि हम लोग कौन थे और हुआ भी यही साथियों। 18 से 25 साल की जो जनरेशन है जेड यानी जैन जी, वो उग्र तरीके से बाहर निकल कर आती है और संसद के अंदर घुसने की कोशिश करती है। नेपाल के 7 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। गृह मंत्री ने कल ही जैसा कि जब शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था, वहाँ के संसद भवन पर चढ़ते हुए बच्चों को गोली मार दी गई। ऐसे में 19 बच्चों की मौत हो जाती है और इसके बाद में गृह मंत्री नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। छात्रों की मांग उग्र होती चली जाती है। छात्र डिमांड करते हैं, यानी जैन जीन्स डिमांड करते हैं कि हमें पार्लियामेंट को डिवॉल्व करना है, हमें प्रधानमंत्री समेत सभी का जो मास रजिस्ट्रेशन चाहिए, मतलब इस्तीफा चाहिए। हमें चाहिए इस तरह की जिम्मेदारी के साथ थे जिन्होंने हम लोगों को मारा, गोलियां मारी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अंतिम गवर्नमेंट जो स्थापित की जाए जिससे बच्चों को साझा किया जाए और अर्ली इलेक्शन करवाया जाए। अंतिम इलेक्शन के बाद अंतरिम गवर्नमेंट के बाद छात्रों की इस मांग, जैन जी की इस मांग के बाद नेपाल के अंदर प्रदर्शन जब बढ़ते चले जा रहे थे, ऐसे में प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, इन सभी के जो निजी निवास हैं उनके ऊपर हमले होने शुरू हुए। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री की शेर बहादुर देववा के घर को भी जला दिया गया और वो उनको घर में घुसकर पीटा भी गया। वित्त मंत्री विष्णु पोडल को खाट काठमांडू में नजदीक दौड़ा कर पीटा गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। सेना के साथ बैठ करके कई अज्ञात जगह पर चले गए हैं। उन्होंने बकायदा तरीके से चीजें देखी। आप देखें यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ के गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब गिनती ने इस्तीफा दे दिया, सबने मिलकर। छात्रों की मांग थी, जैन जी की मांग थी, अब ये लोग निकलने लगे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने तुरंत जैसे कि सर्वदलीय बैठक बुलाई। उन्होंने अपनी तरफ से लोगों से पूछा कि बताओ हम क्या कर सकते हैं। सबने कहा कि साहब आपको अब पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे में पूर्व प्रदर्शनकारी घुस चुके थे वहां पर, जितने भी थे प्रदर्शनकारियों ने बुदली कांठा जो जगह है वहां पर, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देवा के घर में तोड़फोड़ की करना शुरू करा। और यहाँ पर आप तस्वीरें देखोगे, इमेज के थ्रू देख सकोगे, वो लोग उनको पकड़ कर लाते हैं, खून निकलते हुए, मारते पीटते हुए लाते हैं, दिखाई दे जाएंगे। जिसके अलावा इतनी बुरी बड़े दिखेंगे आपको कि तस्वीरें बयां कर रही है कि उनमें बढ़िया से मतलब घर में घुस करके कूटा गया है। मतलब यहाँ पर ये नहीं था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई एक पार्टी किसी के साथ है, नहीं, राजनेता है। राजनेता के लिए अगर काम नहीं कर रहे हैं, आपकी संतानें जैसा कि हम बात करें करप्शन कर रही हैं, नेपोटिक्स आपके भ्रष्टाचार के पैसे से ऐश कर रहे हैं, आप सब गुनाहगार हैं और आप सब गुनाहगार हैं, तो इस सबके खिलाफ फैसले लिए जाएंगे। और फैसला लेते समय छात्रों ने यानी जजिस ने क्या किया, सबने अपना पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। केपी शर्मा ओली के घर में आग लगा दी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके घर में आग लगा दी। अब जो कि वहां से इस्तीफा दे चुके हैं उनके घर में आग लगाई गई। तस्वीरें बाहर कर रही हैं, तस्वीरें आप देख सकोगे कि कैसे आग लगाई है सबके घरों पर। इसमें देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि छात्रों में या कहें कि जजिस में कितना और गुस्सा आ रहा होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाल के जो मतलब और जो घर थे, मतलब पीएम के घर थे, जितने भी, उन सबको आग लगा दी। यहाँ पर एक प्रमुख होटल है हिल्टन होटल, उसके आसपास क्षेत्रों में आग की लपटें देखी गई हैं। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है, रेजिडेंट पर भी आग की तस्वीरें निकल कर आई हैं। होम मिनिस्टर के घर में आग लगा दी गई, फॉरेन मिनिस्टर के घर में आग लगा दी गई। तस्वीरें बयान करती हैं नेपाली कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में लगा दी गई आग। सीपीएन यूएमएल के पार्टी दफ्तर में आग लगा दी गई है। ये आग की तस्वीरें हैं जिसमें प्रोटेस्टर्स ने जहां जहां ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जगह पर जहां पर रूलिंग पार्टी है उनके दफ्तर पर, कार्यालय पर आग लगा दी। ऐसे में फिर नेपाल की आर्मी अपने हाथ में चीजें लेती है, मिनिस्टर्स को सुरक्षित रूप से उठाती है और उन्हें बचा करके ले जाती है। विपक्षी दलों ने फिर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने का निर्णय किया और लेकिन इस पूरे पार्टी के बैठक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि उनके नेताओं को इन्होंने जेल में डाल रखा था। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने जुलाई 2024 में ही इनसे अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो अभी फिलहाल के लिए उन्हीं से उम्मीद बहुत ज्यादा है इनको। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी शायद यहाँ पर सत्ता में लौट कर आए। उसमें रवि छामी लागे जैसे कि इनका नाम है, नाम के जो व्यक्ति हैं उनकी पार्टी है। तो रमी लामी छाने जो ऑलरेडी जेल में थे अभी तक, तो ऐसे में उन्होंने इस बैठक में भाग नहीं लिया था, उनकी पार्टी की तरफ से इसमें भाग नहीं लिया गया। साथ में काठमांडू के जो मेयर हैं जिनका नाम बालन शाह है, उनको भी नजरबंद किया हुआ है। असल में हुआ क्या है कि इनके इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे कोई एक चेहरा होना था, जो वो हालांकि छात्रों के द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के द्वारा इस आंदोलन को बुलाया गया था।
लेकिन उसके बावजूद भी जो दिशा और दशा तय करने वाले कुछ चेहरे थे, उसमें बालेन शाह का नाम काफी तेजी से निकल कर आ रहा है। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं, 35 साल की उम्र है। पहले ये एक रैपर रह चुके हैं, उसके बाद में फिलहाल ये जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। काठमांडू में इन्होंने अपनी तरफ से इस प्रदर्शन का पहले ही समर्थन कर दिया था। इनका कहना था कि ये जेएनजीजीस का प्रदर्शन है, 15 से 28 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनका प्रदर्शन है। उम्र के हिसाब से मैं उसमें साझा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा इस प्रोटेस्ट को समर्थन रहेगा। बालेन का ये फेसबुक पोस्ट आप देखोगे, जिस इमेजेस को थ्रू देख पाओगे, कुछ समय पहले यानी कि प्रदर्शन होने से पहले किया गया था। 28 साल के बच्चों के लिए ये सब है। इसमें पूरी तरह से साथ हूँ। आई कांट गो ड्यू टू द एज लिमिट इम्पोर्टेंट टू अटेंडेंस, जैसे कि इन्होंने इंग्लिश में अपना लिख रखा है। ठीक, इसके बाद में केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा देते हैं, और जब पद से इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति पोली पटेल को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, और उसके बाद में हेलीकॉप्टर में उड़कर निकल जाते हैं। कहाँ जा रहा है कि दुबई में आ गए हैं। बाकी आर्मी बताएगी, आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। फिर दुबई बताएगा, पहुंचने में दुबई भी टाइम लगता है। ऐसे में बीच की खबर क्या आती है वो बाद में पता चलेगी। बाले इस मुद्दे पर को अपनी तरफ से पोस्ट कर रहे थे। आपने कुछ देखा, जैसे कि कुछ लोग एक सवाल उठाकर चलते हैं कि सोशल मीडिया तो बैन था वहां पर, तो फिर बाले इनके ट्वीट्स या स्टेटमेंट कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि आपको पता होगा कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन था रात को 1 बजे। हमने आपको जैसे कि आपको बताएं कि पीएम ने उन सोशल मीडिया पर बैन हटा दिया गया था, यानी कि जो आदेश था किए थे उनको इन्होंने मतलब दोबारा से ओपन कर दिया था। टाइम के बाद हम बता रहे हैं, इन्होंने वो आदेश वापस तो ले लिया। उसके पहले भी ये लोग वीपीए यूज करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते जा रहे थे। नेपाल में फेसबुक का काफी प्रचलन है। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बच्चों का या जैसे कि फिर जेजिस को दिशा और दशा दी जा रही थी। ऐसे में जनता पूरी तरह से कन्विंस होकर के अपने यानी कि बच्चों जो थे पूरी तरह से कन्विंस होकर आंदोलन की तरफ निकले हुए थे, और इस थॉट के साथ थे कि किसी भी प्रकार से लोगों से ऊपर कोई नहीं है। और ऐसे में प्रदर्शन होने शुरू हुए, और जो आपके सामने स्थितियां दिख रही हैं वो हमने आपको बता दी हैं। एयरपोर्ट पर किस तरह से फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं आप देख सकोगे। 3 मेन इमारतों पर, जिसमें से संसद भवन है, सिंह दरबार है और सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पर आग लगा दी गई है। छात्र प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर निकल रहे थे। उनसे पूछा गया कि अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो। असल मायने में क्या है कि नेपाल के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, ये फिर जो यूथ है वहाँ के, वो वहाँ यहाँ की बेरोजगारी से बहुत ज्यादा व्यथित हैं, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि यहाँ की जो सरकारें कभी भी स्थिर सरकारें नहीं बनी है। तो नेपाल में जब स्थिर सरकारें नहीं है, तो स्थिर सरकार के अभाव में जो जैसे कि एक गवर्नमेंट है जो वहाँ की, वो अपने बच्चों के नाम पर बहुत करप्शन कर रही है, या फिर बच्चे उनके बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। यानी एक तरफ तो आम आदमी परेशान है वहाँ का, दूसरी तरफ ये लोग अपनी जिंदगी को सारे ऐसे जी रहे हैं। साथ इस बात से बहुत ज्यादा तंग थे, इसलिए नेपोटिक करके ट्रेंड कर जैसे कि ट्रेंड कर रहा था नेपाल के अंदर। अब अच्छा, इसी के साथ साथ जो रवि लामिछाने हैं उन्हें अब अपने जेल से रिहा कर दिया गया कि भैया आप बाहर निकलो, क्योंकि इनके बारे में और वो जो काठमांडू के मेयर है उनके बारे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मिल करके सरकार बनाएंगे। प्रदर्शनों के बीच में भारत सरकार का पहले तो संदेश ये आता है कि हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। बाद में प्रदर्शनों को देखते हुए एक आपातकालीन नंबर जारी किया गया। कहा गया कि सभी भारतीय वहां पर सुरक्षित रहें। नेपाल के जहां जहां भारत में बॉर्डर साझा होते हैं उन सभी जगह पर चेक पोस्ट का काफी सख्त कर दिया गया, जैसा कि अब एसएसबी को हाई अलर्ट पर भेज दिया गया है। इसमें ये इसी बीच में पश्चिम बंगाल की बात करें, मुख्यमंत्री की मैसेज आता है उनका, ममता बनर्जी का, भारत सरकार तय करेगी क्या नेपाल के लिए उनका स्टैंड है। हम अपनी तरफ से सबसे प्यार करते हैं, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है कि विषय ही है कि अंतरराष्ट्रीय जैसे कि मसलों के ऊपर जो इन्होंने अपनी तरफ से एक जानकारी दी। फिलहाल के लिए फेसबुक, इंस्टा, इन सब पर जो बैन लगे थे वो हट चुके हैं नेपाल के अंदर। तो ऐसे में जैन जीजस को जो उनका आंदोलन था उसको तो सही किनारा मिल गया है, यानी कि जो उनका प्रदर्शन करना था कि सोशल मीडिया पर बैन हटे, वो हट गया है। साथ ही साथ में वहां पर करप्शन के मामले में सरकार इस्तीफा दे चुकी है, और इस्तीफा का जो मेन कारण था वो करप्शन था। अब पब्लिक में आ गया है करप्शन क्या था। असल में नेपाल के अंदर नेपोटिक जो शब्द है ये असल में यूज किया जा रहा था। ताकतवर लोगों के बच्चों के लिए नेपोटिज्म जैसे भारत के अंदर चलता है ना, ऐसे असल में क्या हो रहा था कि नेपाल के अंदर इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस टिकटॉक पर वायरल हो रहे थे, फेसबुक पर वायरल हो रहे थे, इंस्टा पर हो रहे थे वायरल, जिसमें मंत्रियों के जो बेटे बेटियां हैं वो महंगे आभूषण मतलब ज्वेलरी, महंगी घूमते हैं, महंगी कारों के साथ महंगे फन करते हुए दिखाई दे रहे थे नेपाल के अंदर जो थे वो लोग।
तो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं या फिर ओपोजिशन के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बढ़िया जिंदगी के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। तो लोगों को मन में इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा फूटा कि हम लोग तो इतने दुख में और हम पर शासन करने वाले लोग जिंदगी के सारे ऐश ले रहे हैं, और वो जो सारे ऐश हैं वो सोशल मीडिया में आप सब तक पहुंच चुके हैं। बस यही तस्वीरें निकल करके जैसे आई हैं, लोगों के बीच के अंदर मोटिवेशन का कारण बन गई, गुस्से का कारण बन गई। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें महंगे कपड़े, महंगे घड़ियां, महंगे जूते, ये सब चीजें का चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों ने इसी के खिलाफ असल में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना शुरू किया था कि हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि जहाँ एवरेज नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $300 प्रति व्यक्ति है, ऐसे में हमारे राज्य के, हमारे देश के जितने बड़े नेता हैं वो बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। बस इसी से ये लोग अग्रसर मतलब उग्र हो गए थे कि ये मामला जो है वो बिगड़ रहा है। अब आप में से एक सवाल बनकर आएगा कि इनको दशा दिशा देने वाला कौन था। असल में एक एनजीओ है जिसका नाम है हामी नेपाल। ये हामी नेपाल जनरली नेपाल के अंदर किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें सहायता पहुंचाने वालों में प्रमुखता से आगे रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आ रही है या भूस्खलन हो गया या भूकंप आ गया, हमारे नेपाल की तरफ से विरोध कैसे करें ये सिखाया गया था। यहाँ पर एनजीओ के बाकायदा यूथ अगेंस्ट करप्शन जैसे शक्तियां लोगों को उपलब्ध करवाई गई। यहाँ पर ये एनजीओ 2015 में जैसा कि शुरू हुआ था और इसके अंदर संस्थापक हैं सुदान मरुंग गुरुंग। तो इन्होंने जनता को पूरी तरह से यानी कि बच्चों को बताया था कि हमारे देश में असली प्रॉब्लम क्या चल रही है और कैसे हम लोगों को इसे निपटना है। हामी गुरुंग जो है, इनके साथ साथ मतलब हामी नेपाल के जो सुदान सुरुंग है, इनके साथ साथ काठमांडू के मेयर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बलन भी ये इस पूरे मामले के अंदर छात्रों को दिशा देने में और जैन जीस को दिशा देने में प्रमुखता से आगे रहे थे। ये केवल ये देना कि मतलब इन दोनों लोगों को कहना है कि आंदोलन था, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी तभी तरह से, क्योंकि छात्रों ने भाई इसमें 19 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। तो विद्यार्थियों का ये लजीज जजीज का जो ये इसमें रोल है, आप इसमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस आंदोलन में भूमिका नहीं निभाई, लेकिन हाँ, आंदोलन को किसी न किसी तरीके से अगर कोई चेहरा दिखे तो वो दो बड़े चेहरे निकल कर आए थे। ऐसे में न्यूज में बलेन शाह का जिक्र चल रहा है। चर्चा है कि कहीं कहीं अंतरिम सरकार के अंदर बैठे ना दिखाई दे जाए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? बलेन शाह फिलहाल हाउस अरेस्ट थे। जब केपी शर्मा ओली के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, सरकार ने इन्हें घर में गिरफ्तार करके बंद कर दिया था कि तुम्हारे भड़काने से ये सब हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार में वो देखे जा सकते हैं, बल्लन जैसे कि देखे जा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में छात्र किस दिशा में इस चीज को लेकर जाते हैं। छात्रों की प्रमुख मांग में जहां नेपोटिज्म बड़ा मुद्दा है, सोशल मीडिया बैन को लेकर के काफी उग्र थे और घोटालों को लेकर के वो बहुत बड़े चिढ़े हुए थे, क्योंकि 2023, 21, 24 के हजारों करोड़ों के घोटाले नेपाल में हुए हैं। इससे जनता में काफी बड़ा रोष था और इसी रोष के चलते बढ़ती बेरोजगारी दर, विदेशी दबाव और भारत के साथ ही भी अभी रिसेंटली में लिपू लेक वाला मामला था, उसमें ये जो वीरेन है, इन्होंने नेपाली पीएम से कहा था कि अब जैसे कि कहा क्या था, जब आप चीन में जा रहे हो एससीओ की बैठक करने के लिए, तो लिपू लेक वाले मामले को चाइना से डिस्कस करना। चाइना ने इस डिस्कशन में ये कह दिया था कि भारत और नेपाल का आपसी मामला है, चाइना इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। चाइना ने इंटरफेरेंस भी नहीं किया, जैसा कि जिसके चलते कहीं ना कहीं एक रोष था नेपाली पीएम के प्रति कि आप चाइना के सामने बिक कर आ गए, उनके दबाव में रहने लगे हो, आपके ऊपर विदेशी दबाव है, इसी के चलते आपने टिकटॉक को परमिशन नेपाल में दे रखी है, लेकिन आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल में परमिशन नहीं दे रहे हो। तो चीनी दबाव के चलते भी और लिपू लेक दबाव के मामले में बात करें, चीन में आप क्यों नहीं मतलब करे हैं। तो इतना ही नहीं, यहाँ पर इसके बारे में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लोगों में रोष था। इन सब का एक संकलन हुआ, परिणाम स्वरूप सरकार यहाँ पर गिर गई। लेकिन सरकार गिरना यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खबर क्यों नहीं है? पिछले 17 सालों में 15 सरकारें यहाँ पर गिर चुकी हैं, 15 सरकारें गिर चुकी हैं। इतनी ज्यादा सरकारों में अस्थिरता है कि नेपाल को सही मायने में अब विचारने की आवश्यकता होगी कि उसे चाहिए क्या, क्योंकि सरकार की स्थिरता के लिए पहले पूरे गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन्हें डिसाइड करने होंगे। जैन जिस में अगर ये क्राउड के रूप में मिलकर के आंदोलन किया तो उन्होंने सही दशा और दिशा तय करनी होगी कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। नेपाल में जब ये राजशाही हटी है तो तब से नेपाल की सरकार का बहुत बड़ा पतन हो चुका है बुरे तरीके से। नेपाल के प्रधानमंत्री का चीनी झुकाव लंबे समय से रहा है। विरोधी रवैया लंबे समय से देखा गया है भारत की तरफ। ऐसे नेपाल को तय करना होगा कि उसे भविष्य में कौन सी दिशा लेनी है। समस्त भारतीय नेपाल से बड़ी स्नेह के साथ में बातचीत रखते हैं और बड़ा ही प्रेम करते हैं। बहुत से नेपाली लोग भारत में काम करते हैं।
भारत के भी बहुत से लोग नेपाल में काम करते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन आवश्यकता है कि नेपाल अपनी दिशा तय करे और ऐसे संकट से फिर कभी ना सामना करना पड़े, ये सुनिश्चित करे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर नए आए हो तो। थैंक यू सो मच।